देखिए अब हम लोग जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम आपको बताए कि ये कैसे श्वसन तंत्र का कितना भाग होता है। श्वसन इस सब मिलके श्वसन का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। अब देखिए सबका काम क्या है, सब किस तरह से काम करता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कहां से सांस लेते हैं, नासा छिद्र से। जैसे हवा नाक में प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे हवा नाक में प्रवेश करता है, नाक में 2 छिद्र होता है, जैसे हवा नाक में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है, नाक के दीवारों पे छोटा छोटा बाल होता है, छोटा छोटा बाल होता है जो क्या करता है, वायु में उपस्थित धूल कण को क्या करता है, धूल कण को क्या करता है, रोक लेता है और अंदर केवल हवा को जाने देता है, गंदगी को नहीं जाने देता है, ठीक है। उसके बाद हवा पहुंचता है कहां, नासा कपाट के पास। नासा कपाट ही नाक का ऊपर लगा, जो यहाँ पे देखिए, इस पे किसी को मारी बड़ी चोट लगता है, ठीक है। तो अंदर नासा कपाट, नासा कपाट तक जब पहुंचेगा तो वहां स्लेमा नाम का ग्रंथि होता है जो कि हमेशा ही क्या करता है, चिपचिपा द्रव को निकालते रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। जो धूलकण की नाक का बाल नहीं रोक सका था वो जाके कहा, स्लेमा ग्रंथि में म्यूकस में जाके चिपक जाता है। म्यूकस में जाके क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब म्यूकस में जाके चिपक जाता है तो वहां से सब गंदगी वहां पे जाके चिपक जाएगा और केवल हवा ही अंदर प्रवेश करेगा। कहां, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में केवल क्या करेगा, हवा प्रवेश करेगा। लंबा समय तक म्यूकस में गंदगी चिपकते चिपकते क्या हो जाएगा, वहां पे जाम हो जाता है। तो फिर उसको ऐसे बकोट के निकालिएगा, उसको क्या बोलता है, नेक्टिव बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हवा कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स नासा कपाट के बाद का भाग होता है जो कि थोड़ा सा घुमावदार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी ऐसा भाग है जहां हवा भी पहुंचता है और खाना भी पहुंचता है, ठीक है। हवा भी पहुंचता है और क्या होता है, खाना भी पहुंचता है। हवा और खाना दोनों एक साथ वहां पे पहुंच सकता है, उसको कंट्रोल करने। लेकिन हवा को तो फेफड़ा में जाना है और खाना को आमाशय में जाना है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेरिंग्स में ही इपिग्लोटिक्स होता है। उस कैसे वो काम करता है वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हवा कहां पहुंचता है, लेरिंग्स में। लेरिंग्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं, जहां से आवाज निकलता है। इसको याद रखिए, क्या है ये, क्या है, लेरिंग्स। इसको ऐसे करके दबा दीजिएगा, आवाज नहीं निकलने लगेगा। ऐसे से मारिएगा तो आवाज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लंबा पाइप होता है, क्या कहते हैं, ट्रेकिया या फिर श्वास नली। लेकिन वो लंबा पाइप होने के कारण हो कि जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो वो चिपके नहीं, जैसे खींच लिया, वो पाइप अगर चिपक जाएगा, लंबा पाइप है, तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ देखिए, ये गोल गोल करके सी टाइप का वलयकार उपास्थि का बना हुआ वाल्व लगा हुआ होता है, जो कि वो पाइप को चिपकने नहीं देता है एक दूसरे से। नहीं तो कहीं पता चलेगा वो नहीं रहेगा, चिपक गया, ऐसे सांस खींच लिया, बाहर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आदमी मर जाएगा। तो वहां पे कौन चीज रहता है, ट्रेकिया में ही गोल गोल सी टाइप के आकार का उपास्थि वलय बना हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, पाइप को चिपकने नहीं देता। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जब ट्रेकिया तो यहां सीधा पाइप है, ट्रेकिया जब 2 भाग में बंटता है तो उस दोनों पाइप को हम क्या कहते हैं, ब्रोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रोकस कहते हैं। याद कि ब्रोकस है, बोकस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ब्रोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रोकस कहते हैं। और ब्रोकस, ट्रेकिया बटा ब्रोकस। ब्रोकस को अगर देखिएगा तो उल्टा वाई के तरह दिखता है। देखिए ऊपर से इधर उल्टा वाई के तरह दिखता है। और ब्रोकस जो है फेफड़ा में घुस के, यही इसी ब्रोकस से फेफड़ा जुड़ा हुआ रहता है। ब्रोकस से क्या जुड़ा रहता है, फेफड़ा। और ब्रोकस फेफड़ा के अंदर जाके वो कई भागों में बट जाता है। तो ब्रोकस जब बटेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल। क्या नाम हो जाएगा उसका, ब्रोंक्यूल। देखिए ट्रेकिया, ब्रोकस जब कई भागों में बट गया तो ब्रोंक्यूल वही बटा है, इसीलिए इसका भी नाम लगभग सेम है। तो जब ट्रेकिया 2 भाग में बटा तो ब्रोकस, और जब ब्रोकस कई भागों में बट गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। देखिए ये जो इधर ऐसे गया है ना, ये क्या है, ब्रोंक्यूल। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं इसका, ई वाला पाइप का नाम कुछ है, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल, प्रत्येक ब्रोंक्यूल में गुच्छा जैसा संरचना पाया जाता है। कैसा, गुच्छा जैसा। देखिए यहाँ पे गोल दिख रहा है, गुच्छा जैसा संरचना पाया जाता है। ये गुच्छा जैसा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली या फिर वायुकोश कहते हैं। दोनों फेफड़ा का मिला के ये 700 गुच्छा होता है। कितना गुच्छा होता है, 700 गुच्छा। जबकि टीबी वगैरह बीमारी होगा तो ठीक है, उसमें क्या होता है, बीमारी में यही वाला सड़ने लगता है। अब सड़ने लगता है, इसी से जुड़ा क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, यहां से बदल के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आएगा। इसका काम यही करता है,
ठीक है, ऑल्वियोली करता है। अब ऑल्वियोली सर गया, ब्लड उस जगह आएगा तो वही खींच लेगा, तो ऐसे खांसीएगा तो कुछ निकलेगा, ब्लड उससे निकलने लगता है। ऑल्वियोली क्या करता है, ब्लड को भी लेके चला आता है, काहे कि टीबी बीमारी में सर जाता है। कोरोना में यहीं पे जाके सब कोरोना बैठ जाता था, अब बैठ गया है, इसको वायु कोष कहता है। एल्वियोली यही वायु को क्या करता है, खींचने का काम करता है। अब ऐसे करके कत्तो खींचिएगा, सांस खींचे भी नहीं करेगा, काहे कि यहाँ पे तो जाम कर दिया है, कोरोना जाके बैठ गया है, तो आदमी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता था, मर जाता था आदमी। उसके बाद फिर इसके नीचा में जो है, सबसे नीचा में, आप सोचिए कि इतना काम जो होता है, सांस को लेना छोड़ना, वो क्या इसके नाक के कारण होता है, या नाक कर सकता है, या फेफड़ा को। अब इसके नीचा में एगो मोटा सा, ठीक है, हड्डी का ही बना होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये एक उत्तक का, संयोजी उत्तक का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सांस को लेने में मदद करता है। जब फेफड़ा ऐसे सांस खींचता है तो ये जो डायफ्राम है ये ऐसे नीचे चलाता है, ये क्या होता है, नीचे चलाता है, तो फेफड़ा में सांस भर जाता है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से फेफड़ा में आ जाएगा, अब जब बाहर छोड़ने का बारी आएगा तो फेफड़ा को उतना कैपेसिटी ही नहीं है, फेफड़ा को उतना औकादे नहीं है कि सांस को बाहर फेंक सके, ठीक है। तो उसके लिए फिर नीचा में जो डायफ्राम है, डायफ्राम को कहता है भाई तनी को धक्का लगाओ अंदर से, तो डायफ्राम इधर से ऐसे करके करता है, धक्का लगाता है। जब ऐसे करके धक्का लगाता है तो हम लोग सांस को छोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे कर पता चलेगा खींच लिए और उसके बाद फिर पता चला डायफ्राम बोलेगा हम छोड़वे नहीं करेंगे, धकेलवे नहीं करेंगे, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, सांस बाहर निकलवे नहीं करेगा तो मर जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कुछ चीज की इसी यहाँ चोट बड़ी निछो लगता है एकदम खूब, ठीक है, ऐसे करके रहेगा, इसमें चोट बहुत खतरनाक लगता है, थोड़ा सा भी ऐसे मारिएगा तो बड़ी चोट लगेगा। कभी कभी देखिएगा एक्सीडेंट वगैरह कहीं पे होगा तो वहां पे बॉडी सब ठीक रहेगा, ना हाथ टूटा है ना पैर टूटा है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे करके आदमी मर गया है, तो उसका क्या होता है, अब गाड़ी उड़ी चला रहे हैं ऐसे करके लग गया तो अब डायफ्राम टूट गया, अब डायफ्राम टूट गया तो फिर क्या होगा, सांस खींचे तो सांस खींच पा रहा है ना छोड़ पा रहा है। तो सांस लेने और छोड़ने में सबसे ज्यादा मदद क्या करता है, डायफ्राम करता है। क्या मदद करता है, डायफ्राम, ठीक है। यही सांस को ऐसे जब सांस फेफड़ा में आ जाता है तो ये नीचे आ जाता है, और जब छोड़ने का बात आता है तो नीचे से क्या करता है, धक्का देता है, तो फिर ऐसे करके सांस बाहर फिर से वापस बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। डायफ्राम लगभग 70% मदद करता है, डायफ्राम सांस को छोड़ने और खींचने में। जब सांस को खिंचाएगा तो फेफड़ा नहीं खींच सकता, ये नीचे जब आएगा तो सांस खिंचाएगा, जब फिर इसे धकेलेगा तब फिर बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया सांस कैसे लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है।